Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 11th of March 2022. तो गाइस आज है तारीख 11 मार्च 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और इसी पीडीएफ में डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ आप लोग इस पर्टिकुलर चैनल पर एक्सेस कर पाओगे, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना प्यूर्टो रिको को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आपको तीन बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो इनको हम लोग देखते हैं किस तरह से। ऑप्शन ए एज अ लीडर ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ऑप्शन बी as a member of the interim government in 1946, option C as a member of the drafting committee in the Constituent Assembly, option D officers of the Indian National Army। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है अभी भी तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर दे दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। इनफैक्ट आज के न्यूज़पेपर में कोई सा भी पेज उठा लो, सभी पेज पर इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ आपको देखने को मिलने वाली है, सभी पेज पर। तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पर आप देख पाओगे इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ देख रही हैं। तो अगर हम लोग बात करें, कल इलेक्शन का रिजल्ट आया है जिसके बेसिस पर आज सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि इलेक्शन का ये जो टॉपिक है वो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, ठीक है। तो खासकर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, कौन से स्टेट से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है, तो ये चीज़ें हमारे डायरेक्टली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर बात की गई है 4 स्टेट में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल करी है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपना दबदबा बनाया है। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है इस न्यूज़पेपर के अंदर, ये वाली। इस पेपर के अंदर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, बात की गई है इधर उत्तर प्रदेश के बारे में, इधर पंजाब के बारे में। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कितने कितने वोट कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पर मिले हैं। जैसा आप देख पाओगे बीजेपी के पास 273 प्लस वोट्स यहाँ पर देखने को मिले। उसके बाद मणिपुर के अंदर भी यहाँ पर बीजेपी टॉप पर रही, गोवा पे भी यहाँ पर बीजेपी टॉप पर रही और उत्तराखंड में भी बीजेपी टॉप पर रही। तो यहाँ पर ये 4 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। बाकी पंजाब में आपको आम आदमी पार्टी का दबदबा देखने को मिल गया है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है इस आर्टिकल के, बस खाली इतना ध्यान रख लिया, ये अपने लिए बहुत है। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख सकते हो कि आखिरकार ये इलेक्शन किस चीज़ के थे। ये इलेक्शन थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, जब आप लोग पॉलिटिकल सिस्टम देखते हो स्टेट के लेवल पर, राज्य स्तर पर, तो जो राज्य सरकार है इनके अंदर जब हम लोग असेंबली की बात करते हैं तो यहाँ पर आती है एक लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। और दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग हिंदी में विधानसभा भी बोलते हैं, और यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं। और विधानसभा बेसिकली यहाँ पर एक लोअर हाउस होता है और विधान परिषद यहाँ पर आपको एक अपर हाउस देखने को मिलता है। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद जब हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं जिसके इलेक्शन अभी हुए हैं, तो यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास बहुत सारे वोट्स आ जाते हैं, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होते हैं, वो यहाँ पर अपनी राज्य सरकार बनाती है और चीफ मिनिस्टर को भी चूज़ करती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से कल इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हर 5 साल में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अदरवाइज कौन से स्टेट से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, तो इसको बस खाली आपको ध्यान रखना है।
क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कि यहाँ पे आप लोग खुद देख पाओगे सभी जगह पर इलेक्शन 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 के बारे में चर्चा की गई है। अगले पेपर पर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के बारे में बताया गया, 2017 में किस प्रकार से इलेक्शन थे, 2022 में किस प्रकार से थे। अगेन मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट पेज पर आओगे तो फिर से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आओगे तो फिर से आपको देखने को मिलेगा इलेक्शन रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको देखने को मिल रही होंगी। फिर अगेन यहाँ पर अगले पेपर पर भी सब कुछ इलेक्शन से रिलेटेड है, तो इस वजह से आज के न्यूज़पेपर में बहुत कम ही चीज़ जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो रास्ते में आते आते एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मिल गया है। तो यहाँ पे बात की गई है इंडिया और जापान के बीच में जो इनकी आर्मी है इसके बीच में एक एक्सरसाइज एक अभ्यास स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था धर्म गार्डियन। अभी यहाँ पे वो अभ्यास पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मेरी जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं हो पा रही है। अभी थ्रोट जो है वो काफ़ी पेन है, तो मतलब शाम तक तो सही रहता है यार, वापस जब मॉर्निंग में उठो तो थ्रोट ऐसे ही रहता है। बाकी अभी तो जुकाम वगैरह ने भी काफ़ी हद तक पकड़ लिया है, कोई बात नहीं। तो आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और जापान की आर्मी के बीच में इस अभ्यास का एंड हुआ, तो डिस्कस करेंगे इस अभ्यास का इम्पोर्टेंस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से इसको रिलेट कर सकते हो, साथ ही साथ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी इसको रिलेट कर सकते हो। बात करते हैं धर्म गार्डियन 2022 के बारे में, तो रिसेंटली स्टार्ट हुई थी अभ्यास, 27 फरवरी से 10 मार्च तक चला था, अब फिलहाल एंड हो चुका है। देखो यहाँ पर एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है, मतलब कि साल में एक बार ऐसा इवेंट होता है जहाँ पर हमारी और जापान की जो आर्मी है वो मिलकर एक अभ्यास करते हैं, और इस इवेंट को इस अभ्यास को 2018 से लगातार किया जा रहा है, लगातार कंडक्ट हो रहा है। क्लियर हुआ। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो जॉइंट ट्रेनिंग ऑपरेशंस करती हैं जंगल के अंदर और साथ ही साथ जो सेमी अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो ये जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर दोनों कंट्री की जो आर्मी है वो टेररिज्म को कैसे टैकल किया जाए उसके ऊपर फोकस करती हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट मतलब बिना हथियारों के कैसे लड़ाई की जा सकती है, प्लस यहाँ पर कॉम्बैट फायरिंग, हर चीज़ के ऊपर ध्यान रखा जाता है और ख़ासकर फोकस रखा जाता है स्किल्स के ऊपर। साथ ही साथ जो ग्लोबल टेररिज्म है मतलब दुनिया भर में जो टेररिज्म है उससे कैसे लड़ा जा सकता है। प्लस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दोनों कंट्रीज़ की आर्मी आपस में एक अभ्यास कर रही हैं तो इससे क्या होता है, इससे दोनों कंट्रीज़ के जो डिफेंस रिलेशंस है वो डेवलप होते हैं। जो उनको कुछ नया आता है हमें कुछ नया आता है, हम वो चीज़ें एक्सचेंज करते हैं आपस में, तो इससे आर्मी टू आर्मी रिलेशंस भी काफ़ी प्रमोट होते हुए चले जाते हैं। क्लियर हुआ। तो धर्म गार्डियन क्या है, क्लियर हुआ, इंडिया जापान के बीच का एक आर्मी अभ्यास है। बाकी और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं भारत और जापान के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है, अलग से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो धर्म गार्डियन के बाद यहाँ पर एक अभ्यास होता है मालाबार। तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, तो आपको याद ही होगा कि जो मालाबार है ये इंडिया और जापान के बीच में ही केवल नहीं होता है, यहाँ पर इंडिया जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और यूएस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्वाड कंट्रीज़ के बीच में अभ्यास जो होता है वो होता है मालाबार, यानी क्वाड कंट्रीज़ की जो नेवल है, नेवल एक्सरसाइज यहाँ पर आप इसको कह सकते हो। उसके बाद इंडिया और जापान के नेवी के बीच में, देखो आर्मी के बीच में तो धर्म गार्डियन होता है, ये आपने पढ़ लिया। इंडिया जापान की नेवी के बीच में जिमैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया और जापान के एयरफोर्स के बीच में होता है शिन्यू मैत्री। तो ये तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके ऊपर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे बात की गई हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है। अगेन स्टेटमेंट इलेक्शन से रिलेटेड ही है, वो ये है कि लोगों ने चूज़ किया है डेवलपमेंट को ओवर कास्ट सिस्टम, तो ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। अगेन यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इन आर्टिकल्स को प्लीज़ बिल्कुल भी गो थ्रू मत करना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 12 के ऊपर, और हमारा पेज नंबर 12 है वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में कौन कौन से न्यूज़ कवर की जा रही हैं। सबसे पहली न्यूज़ आपको पता ही है, रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के बारे में चर्चा की गई है। रशिया यूक्रेन के बीच में काफ़ी सारी बातचीत हो रही है कि किसी ना किसी प्रकार से इस युद्ध को, इस पूरे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को रोक दिया जाए, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है, कोई भी सोल्यूशन ऐसा निकल कर आ नहीं रहा है। रशिया लगातार अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन को छोड़कर बहुत सारे लोग निकल चुके हैं और अभी भी निकल रहे हैं, ऐसा सिनेरियो हम लोग को नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो जो रोज़ाना पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल ये है और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हुआ क्या, आज के टाइम पर रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लग चुके हैं। मैंने आपको समझाया है, कल ही समझाया था सैंक्शन होते क्या है।
प्लस यहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ वो सेंक्शंस को लगाती हैं। तो अभी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, इन सभी कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर काफ़ी सारे सेंक्शंस रशिया के ऊपर लगा दिए। अब रशिया के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक शट डाउन हो चुकी हैं। अब इसकी वजह से जो रशिया के एयरक्राफ्ट वगैरह थे, इनको स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है ना। अब इनको जब स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है तो इन्होंने चाइना से हेल्प मांगी कि भाई हमारे पास स्पेयर पार्ट की कमी बन चुकी है, आप हमें स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करवा दो, अदरवाइज़ हम लोग बिना स्पेयर पार्ट्स के अगर इन एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं तो इससे क्रैश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चाइना से बोला कि चाइना हेल्प कर दे, लेकिन चाइना ने अभी मना कर दिया। तो चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी पार्ट सप्लाई नहीं कर सकते रशिया की एयरलाइन को। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सेंक्शंस लगे हुए हैं। इसके पीछे का कारण आपको देखने को मिलेगा कि चाइना के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स को लेकर है, वो यहाँ पर ये खुद डेवलप नहीं करते हैं। यहाँ पर यूएस का रोल देखने को मिलता है, यूरोपियन यूनियन का रोल देखने को मिलता है। इसी वजह से चाइना नहीं चाहता कि यहाँ पर चाइना के ऊपर भी यहाँ पर कोई संकट आए, इस वजह से चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन पता है खास बात क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल के अंदर जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो तो लिखी हुई हैं सारी। उसके साथ साथ यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि चाइना के साथ साथ रशिया ने हेल्प मांगी है भारत से भी और टर्की से भी। तो इंडिया से भी हेल्प मांगी है और टर्की से भी हेल्प मांगी है। तो देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है और इंडिया यहाँ पर हेल्प करता है या नहीं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। रशिया वुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू सोर्स पार्ट्स फ्रॉम कंट्रीज इंक्लूडिंग टर्की एंड इंडिया। तो चाइना के बाद यहाँ पर इंडिया टर्की की तरफ भी देख रहा है रशिया, मतलब भारत से स्पेयर पार्ट्स मांग रहा है। बाकी आगे की बात है, हम लोग देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, हम लोग यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स को प्रोवाइड करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। बहुत सारे हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज़ किया है, इसके ऊपर मैंने कितनी बार आपको यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स कवर करवा रखे हैं कि क्या क्या सामान हमने अपनी आर्मी में, हमारी नेवी में, ठीक है, सबमरीन्स हो गई, टैंक्स हो गए, उसके बाद मिसाइल्स हो गई, एयरक्राफ्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रशिया से परचेज़ कर रखी है। रशिया के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। तो अभी यहाँ पर हम लोग हेल्प प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर एक कंसर्न आगे देखने को मिल सकता है फ्यूचर में कि हाँ कि जो रशिया है उसके साथ हमारे थोड़े बहुत रिलेशंस यहाँ पर डेवलप ना हो पाए, रशिया हम लोग को कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड ना करवा पाए। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर आगे की तरफ अगर हम लोग देखें थोड़ा सा तो वो चीज़ें हम लोगों को नज़र आ सकती है। क्लियर हुआ? बाकी टर्की से भी हेल्प मांगी है, क्योंकि टर्की भी आजकल बहुत सारा सामान खरीद रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर रिसेंटली हमने आर्टिकल्स भी कवर किए हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर रशिया से टर्की ने परचेज़ किए हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर टर्की की तरफ भी रशिया ने देखा है। बस यहाँ पर बात यह है कि आने वाले टाइम पर ये मदद करते हैं या नहीं, वो आगे की बात है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अभी कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स और हैं, उसके ऊपर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पेज पर मेंशन्ड है, हम लोग उसको पहले कवर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, एक्सप्लेनर सेक्शन पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कहोगे एडिटोरियल का है, तो एडिटोरियल तो अगेन आज यहाँ पर सारे इलेक्शन से रिलेटेड है, मैं भी आप लोगों को वहाँ पर भी ले चलूँगा, वो भी सब दिखाऊंगा। बट अभी फिलहाल ये आर्टिकल आप देख पाओगे एक्सप्लेनर सेक्शन पर, काफ़ी ज़बरदस्त आर्टिकल आया है। आर्टिकल यहाँ पर क्या दिया गया कि मून के ऊपर गड्ढा हो गया है। वो गड्ढा किसने करा है? चाइना ने। चाइना का यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक स्पेस क्राफ्ट था, ठीक है, मतलब कि हाँ उसने अपना जो भी स्पेस मिशन है वो सब लॉन्च किया अच्छे से। उस मिशन का नाम क्या है? वो है चांगी 5। ठीक है, तो ध्यान रखना चांगी 5 TI करके यहाँ पर इसका नाम मेंशन दिया गया है। और क्या हुआ, इन्होंने अपना मिशन वगैरह सब कुछ लॉन्च कर दिया अच्छे से, लेकिन बाद में होता क्या है, और बाद में ये होता है कि लगभग इनके जो मिशन, इसके रॉकेट का एक बूस्टर जो है, बूस्टर क्या होता है 9300 किलोमीटर पर आवर, मतलब इमेजिन कर सकते हो 9300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चांद के ऊपर टकराता है और चांद के ऊपर एक क्रेटर बना देता है, एक गड्ढा बना देता है। ठीक, हालांकि चांद के ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से एक गड्ढा बना दिया गया है चाइना के थ्रू, मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन एक्सीडेंटली यहाँ पर एक काम हुआ है, ऐसा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को, इसको लेकर मैंने काफ़ी PPTs प्रिपेयर कर रखी हैं, तो मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। ये मैंने अलग से कुछ PPTs प्रिपेयर कर रखी हैं, आपको मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो 4 मार्च की बात है यहाँ पर। तो ह्यूमैनिटी ने, मतलब मानवता ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। रिकॉर्ड क्या सेट कर दिया? एक पुराना सा रॉकेट है, क्योंकि ये जो मिशन है 2014 में अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। तो उस रॉकेट का जो बूस्टर है वो अभी भी यहाँ पर क्या है, क्योंकि रॉकेट क्या है, अब उसने मिशन लॉन्च कर दिया, अपना रॉकेट वहीं रह गया, तो ऑब्वियसली बात है रॉकेट वहीं पर रह जाता है। अब वो क्या है, वो एक डेब्रिस है, मतलब वो कचरा है। और आपको पता होगा स्पेस के कचरे के बारे में मैंने कल ही पढ़ा है, कल का थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा। तो स्पेस के अंदर वो सब कचरा बन गया, बूस्टर वगैरह सब ऐसे घूम रहा है, हमारे किसी काम का है नहीं वो।
तो वो जो बूस्टर है वो घूमते घूमते जाकर चाइना के वो जो चाइना का बूस्टर है वो जाकर चांद के ऊपर टकरा गया। और कितनी स्पीड से टकराया मैंने भी आप लोगों को बताया। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ऐसा पहली बार हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ह्यूमन मेड स्पेस डेब्रिस, मतलब मानव के थ्रू बनाया हुआ यहाँ पर एक जो कचरा है स्पेस के अंदर, वो यहाँ पर एक सेलेस्टियल बॉडी से टकराता है। हालांकि अर्थ से तो यहाँ पर चीज़ें टकराती रहती हैं, अर्थ से तो यहाँ पर टकराव होता रहता है, अर्थ पे भी क्रेटर बनते रहते हैं, बट यहाँ पर बात की गई चांद के ऊपर, तो यहाँ पर मानव के थ्रू बनाया हुआ कोई कचरा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब वो स्पेस में है तो कचरा है, यहाँ से काम की चीज़ है, मिशन लॉन्च किया उसका कचरा बन गया। जो कचरा है जब ये टकराया तो इसने पहली बार इस प्रकार से कोई सिनेरियो क्रिएट कर दिया है। और साथ साथ बताया गया जो ये मून है, मून इज़ अबाउट टू गेट डेवलप्ड बाय 3 टन ऑफ स्पेस जंक। यहाँ पर बताया गया कि लगभग 3 टन का यहाँ पर जो स्पेस जंक था, 3 टन का ये बेसिकली कचरा था जिससे यहाँ पर ये टकराव देखने को मिला है, ठीक है। और साथ साथ बताया, मतलब एग्जैक्टली ये कुछ टाइम पहले आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक प्रिडिक्शन लगाया जा रहा था कि जो ये रॉकेट है ये स्मैश हो जाएगा और इतनी स्पीड से स्मैश होगा, ये सारी प्रिडिक्शन अभी यहाँ पर की जा रही थी। फिर उसके बाद बताया गया कि यहाँ पर ये हिट भी हुआ, क्लियर हुआ। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर, मैंने अभी पिक्चर आपको दिखाया, साथ ही साथ बताया गया यहाँ पर जो बूस्टर है, बूस्टर यहाँ पर रॉकेट का है जो कि यहाँ पर टकराया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया। और ये जो बूस्टर है ये चाइना का चांगी 5T1 करके एक मिशन था जिसको चाइना ने 2014 अक्टूबर में लॉन्च किया था। मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर यहाँ पर मिशन लॉन्च किया था, तो चंद्रमा के पास में यहाँ पर उसकी तरफ ही एक मिशन लॉन्च किया था। उसी मिशन का एक बूस्टर है। बूस्टर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, एक पिक्चर मैंने लगा रखा था यहाँ पर रॉकेट का, एक सेकंड। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं रॉकेट की, तो आप लोग को मान लो यहाँ पर एक रॉकेट देखने को मिलेगा, मैं आपको सिंपल सा बताया, तो एक रॉकेट देखने को मिलेगा। रॉकेट में यहाँ पर लगे होते हैं नीचे छोटे छोटे बूस्टर्स, ठीक है। इन्हीं बूस्टर्स की मदद से यहाँ पर क्या होता है, ये रॉकेट ऊपर चलता है। तो ये जो बूस्टर है बेसिकली यही यहाँ पर टकराया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब ये जैसे टकराया एक छोटा सा इसने गड्ढा बना दिया, छोटा सा नहीं कह सकते, अपने आप में गड्ढा काफ़ी बड़ा है। और एग्जैक्टली ऑथर ने इसके बारे में बताया अभी गड्ढा कितना बड़ा है, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो क्रेटर है लगभग 65 फीट वाइड है, मतलब 65 फीट चौड़ा यहाँ पर एक क्रेटर बन चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हो यह अपने आप में एक बहुत यहाँ पर चौड़ा सा एक तरीके से गड्ढा बन चुका है चांद के ऊपर, ऐसा ये इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास। क्लियर हुआ। बाकी अब इसका इम्पैक्ट क्या है हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो, साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा साइज़ था जो भी टकराया है। अब जैसे यहाँ पर ये चांद से टकराया, इसने लगभग यहाँ पर 66 फीट या 65 फीट तक का यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर दिया है, ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है। प्लस उसके बाद यहाँ पर ये हमारे लिए कंसर्न वाली बात है। कंसर्न वाली बात क्या है कि स्पेस के अंदर कूड़ा बहुत बढ़ चुका है, और ये जो कूड़ा है अभी ऐसी छोटी छोटी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े सिनेरियो क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों के कोई बड़े बड़े मिशन है वो भी यहाँ पर इसी प्रकार से टकरा सकते हैं, क्योंकि स्पेस में जो भी ये कूड़ा है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर तैर रहा है। इस प्रकार से आप देख पाओगे ये डेब्रिस है, डेब्रिस या फिर स्पेस जंक। यहाँ पर कोई भी मशीन है, मतलब वो मशीन हमने यहाँ पर कोई भी मिशन लॉन्च किया है, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया बाकी, लेकिन हमने जब लॉन्च किया सक्सेसफुल होने के बाद कुछ समय बाद क्या होगा, मान लो एक सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दी, वो सैटेलाइट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, 10 साल बाद, 8 साल बाद, 5 साल बाद वो क्या हो गया, काम करने बंद कर देगी। तो वो क्या करेगी, वो यहाँ पर स्पेस के अंदर तैरती रहेगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे डेब्रिस तैरता रहता है। और इसके ऊपर मैंने कल ही आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। देखोगे यहाँ पर 1957 में कुछ इस प्रकार से सिनेरियो नज़र आता था। उसके बाद 2005 में यहाँ पर इतना ज़्यादा, ये जो आपको अर्थ के ऊपर दिख रहा है वाइट वाइट, ये सब यहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह हैं, ये सब यहाँ पर आपको डेब्रिस यानी कूड़ा देखने को मिलेगा, कचरा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद 2018 में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सिनेरियो बन गया, और बोला जा रहा है 2030 तक अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बहुत सारा कंसर्न है कि आप प्रॉपर सैटेलाइट्स की वर्किंग नहीं हो पाएंगी, आपस में यहाँ पर ये टकराएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बड़े बड़े मिशन है जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, या हम लोग भी लॉन्च कर रहे हैं, चाइना का स्पेस स्टेशन है, उससे भी टकराव हुआ तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पर खर्चा हो जाया करेगा, यहाँ पर बर्बादी हो जाया करेगी। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जल्द ही जो अर्थ है, अर्थ के आसपास आपको रिंग्स देखने को मिलने वाली हैं, और वो जो रिंग बनेंगी, जैसे सैटर्न के आसपास रिंग होती है ना, लेकिन यहाँ पर अर्थ के आसपास भी रिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन वो जो रिंग है वो यहाँ पर इन्हीं कूड़े की रिंग बनेगी, मतलब जो देखने में अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पेस डेब्रिस समझ में आया आपको। स्पेस डेब्रिस मैंने आपको बताया कि बहुत सारा कूड़ा आज के टाइम पर यहाँ पर क्या है,
पृथ्वी के स्पेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक वर्ड आता है डोमिनो इफेक्ट, आपने बहुत सुना होगा इसके ऊपर, ठीक है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डोमिनो इफेक्ट की जो थ्योरी है वो यहाँ पर कैसलर सिंड्रोम ने दी है। ये बेसिकली आइडिया है जो कि नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड कैसलर, जो कि 1978 में ये आइडिया दे कर गए थे, ठीक है। तो 1978 में जब इन्होंने ये आइडिया दिया, आइडिया ये था कि देखो होता क्या है कि स्पेस में अभी सैटेलाइट्स बहुत सारी हैं और आपस में भी टकरा भी रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सैटेलाइट आपस में ही टकराती रहेंगी। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप डोमिनो इफेक्ट ये देख सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि आपस में एक दो, मतलब ये सैटेलाइट आपस में टकराने के बाद यहाँ से कूड़ा निकला, यहाँ से कूड़ा निकलने के बाद छटकने के बाद यहाँ पर किसी और सैटेलाइट से टकराया, ठीक है, और फिर वो किसी और सैटेलाइट से टकराया, फिर वो किसी और सैटेलाइट से टकराया। तो यहाँ पर इस प्रकार से सैटेलाइट यहाँ पर टकराती रहेंगी, कूड़े से कूड़ा टकराता रहेगा। तो यहाँ पर ये एक डोमिनो इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये थ्योरी यहाँ पर किसने दी थी, ध्यान रखना, ये थ्योरी दी थी कैसलर सिंड्रोम ने। क्लियर हुआ, मतलब कैसलर सिंड्रोम का नाम मतलब जानते हैं हम लोग इसको, बट एक साइंटिस्ट है डोनाल्ड कैसलर, इन्होंने यहाँ पर ये थ्योरी दी थी डोमिनो इफेक्ट की। बाकी अब आपका एक दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि मतलब प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है और आने वाले टाइम पर ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये बन सकती है। तो स्पेस में कूड़ा इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो उस कूड़े को हम लोग क्या करें, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए कोई प्रोसेस स्टार्ट किया गया या नहीं किया गया है। तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी आपको ये नज़र आएगी, ठीक है। नाउ ये जो IADC है ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, मतलब कि यहाँ पर जो इतनी भी मेंबर्स हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनकी सरकारें मिलकर काम करती हैं। इनका मेजर मकसद है आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए, प्लस यहाँ पर जो कूड़ा है आज के टाइम पर अर्थ के ऑर्बिट पर, उस कूड़े से डील किया जाए, उस कूड़े को वहाँ से हटाया जाए। इस कमेटी को बनाया गया था 1993 में। तो एक कमेटी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कमेटी किस लिए काम करती है, स्पेस के अंदर जो कूड़ा है उसको हटाने के लिए, यहाँ पर उससे डील करने के लिए वर्क करती है। बाकी यहाँ पर आपको एक दूसरा बॉडी जिसका नाम है नॉरड, ये आपको देखने को मिलेगा। नॉरड के नाम से ध्यान रख लेना। यहाँ पर हम लोग बोले इसके तो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है US का और कनाडा का। तो यहाँ पर ये दोनों भी मिलकर अपना कुछ डेब्रिस डेटा जो है वो यहाँ पर एक तरीके से शेयर कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में, बता रहे हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा है, इसको ऐसे टैकल करना है। तो इसके लिए काम चल रहा है। तो काम क्या क्या हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी एक और यहाँ पर स्टेप उठाया गया है, वो है क्लियर स्पेस 1 मिशन। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पर एक चेज़र होगा जिसके यहाँ पर 4 रोबोटिक आर्म्स होंगे, मतलब 4 हाथ होंगे। वो क्या करेगा, वो यहाँ पर 2013 का जो एक तरीके से क्राफ्ट है, जिसको हम लोग वेस्पा के नाम से जानते हैं, वीगा सेकेंडरी पेलोड एडेप्टर के नाम से। तो इसका जो कूड़ा है वो यहाँ पर पकड़ेगा और पकड़ने के बाद यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेकर आएगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर मतलब पृथ्वी के जब एटमॉस्फेयर वातावरण में एंटर होगा, नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वो अपने आप ही जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग लॉन्च करेंगे 2025 तक। तो ये याद रखना, क्लियर स्पेस 1 मिशन 2025 तक इसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद आगे आप देख पाओगे क्या भारत का इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं है, तो भारत का इनिशिएटिव है एक जिसका नाम है नेत्रा, ठीक है, ध्यान रखना नेत्रा। यहाँ पे हमारा मेजर मकसद है कि जो भी हमारा स्पेस एसेट है, ठीक है, हमारा जो स्पेस एसेट है हम लोग उसको बचाएं। मतलब हमारी जो स्पेस एसेट का मतलब जो भी हमारी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, हम उसको बचाएं कूड़े से। और इसरो ने इसलिए एक डेडिकेटेड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को यहाँ पर सेटअप किया है। एक कंट्रोल सेंटर है बेसिकली, जिसके आपको इसके नाम से ध्यान रखना है। इसका नाम है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर। इसको नाम दिया गया है नेत्रा का। तो बेंगलुरु लास्ट दिसंबर में यहाँ पर इसको डेडिकेट किया गया। और नेत्रा का की ऑब्जेक्टिव है क्या करना, कि जो इंटरनेशनल स्पेस एसेट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जो खासकर यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स वगैरह उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर US, रशिया, यूरोप, सिर्फ इनके पास इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग भी यहाँ पर इसको लेकर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पर काफ़ी कुछ कर रहे हैं कि हम कोलिजन से बचें, इस टकराव से बचें और यहाँ पर स्पेस से इस कूड़े को ख़त्म करें। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको यहाँ पर ये तो चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। बाकी एक इन्फॉर्मेशन और है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है कि चलो यहाँ पर आपने मान लिया कि चलो पृथ्वी के ऊपर तो गड्ढे हैं ही, बहुत सारे क्रेटर बन चुकते हैं, बन जाते हैं, लेकिन वो क्रेटर फिर अपना यहाँ पे भर भी जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो अब ये मून के ऊपर गड्ढा हुआ है, क्या ये परमानेंट रहने वाला है, ठीक है। जो इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है परमानेंट रहेगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है हाँ बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। तो अगर हम लोग देखें
तो अर्थ और मून दोनों ही यहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट से हिट होते रहते हैं, कभी एस्ट्रॉइड से हिट होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों से हिट होते रहता है। लेकिन जो मून है, मून के ऊपर जो क्रेटर होते हैं वो ज़्यादा परमानेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। मतलब अर्थ के ऊपर जो गड्ढे पड़ते हैं वो इतना परमानेंट नहीं होते जितना मून के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको अर्थ के ऊपर इरोजन, टेक्टोनिक, वॉल्केनिज्म, इनका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो कि मून के ऊपर नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर जब हम लोग देखें तो अर्थ के ऊपर मतलब बहुत सारे क्रेटर्स हैं, मतलब जाने माने अगर हम देखें बड़े बड़े तो लगभग बहुत सारे क्रेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। 200 से मतलब 200 के आसपास यहाँ पर गड्ढे देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे जब हम मून की बात करते हैं तो मून के ऊपर हज़ारों गड्ढे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर नासा का ये डेटा है। और साथ साथ बताया गया जब हम लोग मून की बात करते हैं यहाँ पर कोई प्रॉपर ऐसा एटमॉस्फेयर देखने को मिलता नहीं है, कोई वेदर नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो गड्ढे हैं ये परमानेंटली रह जाते हैं। कोई भी नया रॉक फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि नया रॉक वगैरह फॉर्म हो तो उसकी वजह से यहाँ पर गड्ढे ठीक हो जाएं। बट यहाँ पर इन सब कारण की वजह से जो मून है, जो चंद्रमा है, वहाँ पर गड्ढे परमानेंटली रह जाते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है, शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया क्या जो गड्ढे वो परमानेंट रहते हैं, तो ये हमने अभी सारी इन्फॉर्मेशन अभी डिस्कस करी है। इसी का मैंने स्क्रीनशॉट कट करके वहाँ पर लगा रखा था। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट? उसके बाद एक और यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलेगा। अगेन रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट को लेकर ही चर्चा की गई है, ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं है फिलहाल। चलो मैं आप लोगों को इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आर्टिकल में क्या है। तो यहाँ पे बात की गई कैन दोनबास रिपब्लिक वर्क्स एज अ बफर जोन। तो आपने दोनबास का नाम सुना होगा। दोनबास क्या है? दोनबास का नाम रिसेंटली काफ़ी चर्चा में था और आज भी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के अंदर एक रीजन है दोनबास, और दोनबास के अंदर दो हिस्से आते हैं, एक का नाम है लुहांस्क और एक का नाम है दोनेत्स्क। अब आपको समझ में आ गया होगा। लुहांस्क और दोनेत्स्क को रिसेंटली रशिया ने एक इंडिपेंडेंट कंट्री का करार दिया है। आपको पता होगा कि हाँ ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई हैं। तो क्या ये जो दोनबास वाला रीजन है रशिया को प्रोटेक्ट कर सकता है? और रशिया ने पहले भी ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ कर रखा है, ठीक है, कि उन कंट्री का एक थोड़ा सा हिस्से को यहाँ पर एक अलग देश का एक तरीके से रिकग्निशन दे दिया है। तो उसको डिस्कस करते हैं, सारे एस्पेक्ट हम लोग क्लियर करेंगे। बट अभी यहाँ पर क्या है, देखो आपको छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है पहले मैं आप लोगों को वो बताता हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार यहाँ पे पिक्चर मैंने लगा रखी थी, हाँ सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएगा, पहले तो एक मैप ये वाला लेते हैं। ये इधर आपको यूक्रेन नज़र आएगा, इधर आपको रशिया नज़र आएगा, ठीक है। अभी डिस्प्यूट जो विवाद है इन दोनों कंट्रीज़ में है। रशिया भी यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ये ऑरेंज कलर के पोर्शन देखने को मिल रहे होंगे। क्रीमिया जिसको ऑलरेडी रशिया हथिया चुका है, कब? साल 2014 के अंदर। उसके बाद ये जो दोनों रीजन है, ये क्या है? लुहांस्क, एक है दोनेत्स्क, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर एक है लुहांस्क और एक है दोनेत्स्क। लुहांस्क और दोनेत्स्क को जब हम मिला देते हैं तो ये दोनों मिलाकर बन जाता है दोनबास, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, तो इन्हीं दोनों रीजन को अलग अलग कंट्री घोषित कर दिया है रशिया ने। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ये पूरा रीजन दोनबास कहलाता है ना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब इसी प्रकार से ऑथर ने अपने आर्टिकल के अंदर बताया है कि रशिया पहले भी काम कर चुका है। रशिया पहले क्या कर चुका है? जॉर्जिया के दो हिस्से, यहाँ पर आपको जॉर्जिया देखने को मिलेगा। जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो इस प्रकार से जा सकते हो, जॉर्जिया के पास में आपको रशिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जॉर्जिया से बाउंड्री को टच कर रहा है। एक समय ऐसा आ रहा था कि जॉर्जिया ने बोला मैं भी नेटो का मेंबर बनूंगा, जो कि अभी यूक्रेन ने बोला था पहले, जिसकी वजह से विवाद बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनना चाहता था। नेटो क्या है? यह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर आपको 30 देश देखने को मिलेंगे, जिसको लीड करता है अमेरिका। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो नेटो है, अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पे आके बैठता, और रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहता। इनफैक्ट यहाँ पर जो नेटो है इसका आर्टिकल 5 ये बोलता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि इन 30 देश में से अगर किसी एक कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया तो ये 30 के 30 देश जो हैं उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये 30 के 30 साथ में आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर क्या होता? अमेरिका यहाँ पर आता, कोई भी अगर डिस्प्यूट होता, कोई भी विवाद होता, यहाँ से अटैक होता, तो रशिया अगर रिटेलिएशन में अटैक करता तो ये 30-31 देश सब साथ में हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता तो ये 31 हो जाते हैं इसके अंदर नेटो में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता? सब एक साथ हो जाते, सब एक साथ मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करते। समझ में आया? तो अब अगर हम लोग बात करें तो रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने, और यूक्रेन के अंदर जो करंट गवर्नमेंट है
जेलेंस्की की। जेलेंस्की पहले बोल चुके हैं कि हमें यूक्रेन के अंदर एक नाटो का मेंबर बनना है, सॉरी नाटो का मेंबर बनना है यूक्रेन को, ऐसा इन्होंने पहले बोल दिया था। और रशिया ने मना कर दिया था यूक्रेन से कि ऐसा मत करना, और यूएस से भी मना कर दिया था, अमेरिका से, कि आपको इसको नाटो का मेंबर नहीं बनाना है। लेकिन अमेरिका इसके रिस्पॉन्स में जवाब ये देता है कि देखो यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये यूक्रेन की मर्ज़ी है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है आगे तो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाएंगे बस। इसके बाद ही यहाँ पर आपने देखा कुछ दिन बाद यहाँ पर इन्वेजन चालू हुआ, रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन को इन्वेड करना चालू कर दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। अब इन्वेजन आज तक यहाँ पर चल रहा है, अटैक आज तक चल रहा है, और रशिया का मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ है यहाँ की सरकार को हटा देना। ऐसा नहीं है कि रशिया यूक्रेन को कब्जाना चाहता है, पूरी तरह से अपने में शामिल करना चाहता है, बट यहाँ पर चाह ये रहा है कि एक यहाँ पर सरकार हट जाए, क्योंकि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं प्रो अमेरिकन है, अमेरिका की साइड में है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की साइड में है, नेटो ज्वाइन कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रशिया इतना चाहता है कि ये सरकार हट जाए, एक न्यूट्रल एस्पेक्ट आ जाए। अब न्यूट्रल एस्पेक्ट सिर्फ कहने की बात है, वो यहाँ पर रशिया चाहता है कि प्रो रशियन सरकार आ जाए जो कि रशिया के हिसाब से काम करे। क्लियर हुआ? ये हम लोगों को देखने को मिलता है, समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पर ये जो रीजन है कहीं ना कहीं रशिया को एक प्रोटेक्शन देगा, एक बफर जोन है। बफर जोन मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो इधर यूक्रेन हुआ, इधर मान लो यहाँ पर अटैक हो रहा है, इधर बीच वाले रीजन में यहाँ पर रशिया ने इसको पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है। रशिया का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो अपने रीजन, अपने कंट्री को यहाँ से प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या रशिया ने ऐसा पहले भी किया है? अगर पहले भी यहाँ पर अप्रूवल आया हो कि कोई कंट्री नाटो ज्वाइन करने वाली हो, तो ऐसा हाँ पहले भी हुआ है। बात करते हैं जॉर्जिया की। आपको जॉर्जिया नजर आएगा, तो जॉर्जिया ने भी पहले यहाँ पे बात की थी हम नाटो को ज्वाइन करेंगे, रशिया ने मना कर दिया, नाटो को ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर माना नहीं था उस समय, तो रशिया ने क्या किया, इसके भी दो टुकड़े कर दिए। तो जॉर्जिया से यहाँ से निकाला साउथ ओसेतिया, और इधर से निकाला अबगाजिया। तो साउथ ओसेतिया और अबगाजिया ये दोनों भी यहाँ पर बोल दिया भाई इंडिपेंडेंट नेशन हो। और आप लोग एक काम करना, इसी के साथ विकीपीडिया पर जाना, साउथ ओसेतिया टाइप करना, तो पूरा यहाँ पर विकीपीडिया पे मेंशन्ड है, पूरा एक अलग से देश बन गया है। प्लस यहाँ पर रशिया का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, प्रो रशियन है सब कुछ, रशिया के हिसाब से चलता है सब कुछ, इनका अलग फ्लैग है, वो सब कुछ आप विकीपीडिया पर देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर जो अबगासिया है, जैसे आप लोग यहाँ पर अबगासिया के बारे में सर्च करोगे, अगेन विकीपीडिया पर देखोगे तो इसके बारे में भी देखने को मिलेगा, एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकग्नाइज कर दिया गया है रशिया के थ्रू, इनका भी एक अलग फ्लैग वगैरह सब कुछ मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो अभी क्या हुआ है, अभी लुहांस्क और दोनेत्स्क को भी क्या कर दिया गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकग्निशन दे दिया गया। तो लुहांस्क और दोनेत्स्क, इन दोनों को भी जब आप विकीपीडिया पे सर्च करोगे तो इनके भी अलग अलग फ्लैग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी कंट्रीज रशिया ने बना दी हैं। अगर कोई भी देश अगर चाहता है कि कहाँ पर नाटो में ज्वाइन करना, तो वहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर रशिया उसको एक कंट्री बना देता है और वहाँ पर अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने प्रो में चीज़ों को रखता है, ताकि उस कंट्री को रोका जा सके कि वो नाटो का मेंबर ना बने। जॉर्जिया के साथ यही किया। क्लियर हुआ? तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, इधर यूक्रेन आपको नजर आएगा, नीचे रोमानिया नजर आएगा, और यूक्रेन रोमानिया के बीच में है मोल्दोवा, और यूक्रेन रोमानिया के बीच में मोल्दोवा है। मोल्दोवा के बीच में एक पट्टी से आपको नज़र आ रही है, इसको भी यहाँ पर एक अलग देश की तरह रिकग्निशन मिल चुका है, इसका भी एक अलग फ्लैग है। और ये जो अलग देश है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रांसनिस्त्रिया। ठीक है, तो मैंने आपको अबगासिया के बारे में बताया, ठीक है, जो कि जॉर्जिया में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा। उसके बाद साउथ ओसेतिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, ये भी आपको जॉर्जिया में देखने को मिलेगा। बाकी आपको ट्रांसनिस्त्रिया के बारे में बताया, जो कि एक पतला सा रीजन आपको देखने को मिल जाता है मोल्दोवा के पास में ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रशिया ने फिर उसके बाद यहाँ पर अब यूक्रेन के साथ ये किया है, यूक्रेन का जो दोनबास रीजन है इसके अंदर से दो अलग अलग देश बना दिया, लुहांस्क और दोनेत्स्क। बाकी जो इनका इतिहास वगैरह है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे नाटो का क्या रोल था, प्लस किस प्रकार से यहाँ पर ये काम किया गया है। प्लस उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रशिया का रिलेशन क्या है, जैसे अलग अलग देश है, अबगासिया, ओसेतिया, ठीक है, तो इनके साथ यहाँ पे रशिया के रिलेशन क्या है। देखो रशिया के प्रॉपर रिलेशंस इनके साथ देखने को मिलेंगे। जो भी ये तीन टेरिटरीज हैं, अबगासिया, साउथ ओसेतिया और ट्रांसनिस्त्रिया, तो इनमें यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रशिया है वो बहुत सारे काम कर रहा है, मतलब रशिया के बिना ये जो अलग अलग टेरिटरीज है सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रशिया का इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये कंट्रीज प्रॉपरली सप्लाई कर पा रही हैं।
मतलब सर्वाइव कर पा रही हैं। इनकी जो इकोनॉमीज़ है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो सब रशिया से लिंक्ड है। जो ज़्यादातर लोग हैं इन पर्टिकुलर टेरिटरीज़ के अंदर वो रशियन बोलने वाले लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इनके पास रशियन पासपोर्ट है, और जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है वो सब यहाँ पर रशिया की साइड से मिलते हैं, जैसे कि पेंशन वगैरह वो सब रशिया यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। तो इन टेरिटरी के अंदर पूरी तरह से रशिया का दबदबा देखने को मिलेगा। तो जैसा जॉर्जिया के साथ हुआ था वैसे यहाँ पर यूक्रेन के साथ किया गया है। और आपको पता होगा रिसेंटली यूक्रेन ने यहाँ पर ये भी बोला है, जो खासकर जेलेंस्की है, कि हम रशिया के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और जो रशिया ने स्टेप उठाया है इन दोनों कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया है, हम लोग यहाँ पर उसके लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है क्या इतिहास रहा है, और जैसा यहाँ पर जॉर्जिया के साथ हुआ वैसा यहाँ पर यूक्रेन के साथ भी आज के टाइम पर देखने को मिल गया है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, बात की गई है इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई की जब हम बात करते हैं तो क्राइसिल का एक प्रिडिक्शन है, एक अंदाजा है। इन्होंने बताया कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर 6% के पीछे रह सकता है। अगर हमारा जो तेल का प्राइस है वो एवरेज $100 तक पहुंच जाए, उस $100 बैरल तक पहुंच जाए, तब भी हमारा जो मतलब इन्फ्लेशन है वो 6% के आसपास रह सकता है, ऐसा इनका प्रोडिक्शन है। ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुकी है, और आने वाले टाइम पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पर हम लोग देख पाएंगे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। जो ये प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं इससे यहाँ पर पूरे के पूरे इकॉनमी के ऊपर काफ़ी बड़ा असर पड़ता हुआ हम लोग देख सकते हैं, और खासकर ऑयल सेक्टर से काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग देखो रशिया से भी काफ़ी ऑयल परचेज़ करते हैं, इतना नहीं फिर भी काफ़ी परचेज़ करते हैं, और रशिया भी वन ऑफ द मतलब बेस्ट एक्सपोर्टर आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, कच्चा तेल देता है, तो हम लोग यहाँ पर इससे परचेज़ करते हैं। अभी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ऑयल के प्राइसेस है वो रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इंडिया के अंदर भी यहाँ पर हम लोग को महंगा खरीदना होगा। अब खरीदेंगे तो यहाँ पर महंगा बिकेगा, जिसकी वजह से महंगाई वगैरह बढ़ती हुई नज़र आएगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग इसको ज़्यादा महंगा बेच देते हैं तो वो भी चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। इसमें सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को अपना जो टैक्स है वो कट करना पड़ेगा। टैक्स कट करेंगे तो यहाँ पर तेल सस्ता हो पाएगा। अगर टैक्स सरकार कट करती है तो उसके बाद यहाँ पर सरकार का रेवेन्यू, सरकार की कोई कमाई नहीं हो पाएगी, कमाई नहीं हो पाएगी तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जैसा हम लोग पहले समझ चुके हैं, तो इसको ऐसे लिंक करके समझ सकते हो। बाकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन हमेशा चेंज हो जाता है, हमने ये देखा है, ध्यान रखना। बाकी इस आर्टिकल से हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, इस आर्टिकल से हम लोग निकाल कर क्या इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे टॉपिक आपको इस इन्फ्लेशन देखने को मिला है। इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, सारी स्पेसिफिक चीज़ें, क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। वो क्वेश्चन भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन सिंपल शब्दों में हिंदी में बोले तो महंगाई कहलाता है। इन्फ्लेशन का मतलब राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो यहाँ पर महंगाई कहलाएगा। तो होता क्या है, जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन के पीछे कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। प्लस एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, भारत के अंदर इन्फ्लेशन को मापता कौन है, मेजर कौन करता है? तो इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है, केंद्र सरकार यहाँ पर इसको मेजर करती है। प्लस इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे मेजर करता है इस इन्फ्लेशन को। जब भी हम बात करते हैं महंगाई की, तो महंगाई को यहाँ पर दो प्रकार से देखा जाता है, एक होता है WPI और दूसरा होता है CPI। ठीक है, इन दो बेसिस पर हम लोग मेजर करते हैं, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स पर मेजर करते हैं और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मेजर करते हैं। अब इन्फ्लेशन के मेन कारण क्या क्या देखने को मिलेंगे? बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई बहुत कम रहती है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि महंगाई आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड रहेगी नहीं और डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई होगी नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं, तो यहाँ पर ऐसा भी इन्फ्लेशन हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया WPI और CPI के बारे में, तो इसको लेकर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो जो CPI वाला होता है, दोनों के बारे में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू। जो CPI होता है ये बेसिकली यहाँ पर मेजर करता है प्राइस को, यानी कि जो हमारे दाम है, दाम को मेजर करने का काम करता है। लेकिन कौन से दाम? जो कि फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसको मेजर किया जाता है। तो CPI बेसिकली यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर रिटेल इन्फ्लेशन कह सकते हो, जो कि हम लोग यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, अपना जो सामान है डेली बेसिस का, जो इंडियन कंज्यूमर्स परचेज करते हैं यूज़ करने के लिए, तो उनके दामों में यहाँ पर कैसे चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर करने का काम करता है CPI।
ठीक है। सीपीआई यहाँ पर 4 प्रकार का देखने को मिलता है। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर और सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो पहले 3 आपको देखने को मिलेंगे मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर, तो इन तीनों को कंपाइल करता है लेबर ब्यूरो, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। बाकी जो चौथा वाला है रूरल और अर्बन वाला, इसको कौन कंपाइल करता है, तो इसको लेकर आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर स्टैंड करता है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी बॉडी आती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो सीपीआई समझ में आ गया। सीपीआई का बेस ईयर आपको 2012 देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं हम लोग डब्ल्यूपीआई की, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर क्या होता है, जब हम लोग सामान को बल्क में खरीदते हैं, है ना, जब इकट्ठा बहुत सारा सामान खरीदा जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारा सामान जब इकट्ठा खरीदेंगे उसके प्राइस के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर किया जाता है, देन वो यहाँ पर डब्ल्यूपीआई की कैटेगरी के अंदर आता है। जब बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो इसको पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको पब्लिश करती है। ठीक है, इंडिया के अंदर ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ करने वाला इन्फ्लेशन ये डब्ल्यूपीआई है। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर भी 2011-12 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हुई। बाकी यूपीएससी ने इसके ऊपर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन भी। एक सेकेंड यार, 2011 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूछा गया था इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो यूजुअली किसके साथ कपल्ड करती है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ किसके साथ कपल्ड करती हुई नजर आएगी, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर इसके पीछे एक लॉजिक लगाना आप लोग, मतलब बहुत आसान सा है, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगेगा ना तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसका आंसर भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और आप इसका आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन भी करना ऐसा क्यों यहाँ पर इसका आंसर कौन सा है और करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के बारे में आपने पढ़ा है, इसी वजह से यहाँ पर एक लॉजिक लग सकता है और आराम से यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है जो कोल इंपोर्ट है रशिया से, वो यहाँ पर हम देख पाएंगे बहुत ज़्यादा है पिछले 2 सालों के अंदर। इस पर्टिकुलर मार्च के मंथ के अंदर हम लोग देख पाएंगे, मार्च के मंथ के अंदर यहाँ पर जो कोल इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, ऐसा बताया गया। बहुत सारे जहाज़ हैं जो कि यहाँ पर बहुत सारा कोल लेकर 2020 में भी आए थे रशिया से, और अभी यहाँ पर हम लोग और भी बहुत सारे कोल को परचेज़ कर रहे हैं। देखो, कोल को हम लोग काफ़ी सारा खरीदते हैं अलग अलग देशों से, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से भी खरीदा जाता है और रशिया से भी हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। रशिया से कोकिंग कोयल को परचेज़ किया जा रहा है। कोकिंग कोल क्या होता है, इस कोयले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टील बनाने के लिए, ठीक है, थर्मल कोल बनाने के लिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इस कोयले का इस्तेमाल करते हैं। बिजली बनाने के लिए भी यहाँ पर इसी कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ बात करें रशिया की, तो रशिया यूजुअली जो है इंडिया का 6th लार्जेस्ट सप्लायर है, मतलब भारत को सप्लाई करने वाले 6ठे नंबर पर आने वाला देश है, जो कि यहाँ पर इस कोकिंग कोल को हमें सप्लाई करता है। बाकी हम लोग बात करें तो पहले भी लगभग 8,70,000 जो टन है रशियन कोयले का, वो हम लोग ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं 2020 में, और अभी यहाँ पर और ज़्यादा हम लोग डिलीवर करने वाले हैं मार्च में, तो यहाँ पर बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बोला गया, तो ये 2020 का डेटा है। 2020 के मार्च के महीने तक हमने बहुत सारा कोयला खरीदा है रशिया से। ठीक है, साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन यह है कि अभी यहाँ पर रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लग चुके हैं, इसकी वजह से जो इंडियन बायर्स हैं उनको यहाँ पर पीछे हटना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पर दूसरा ऑल्टरनेटिव्स अपना देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शन लग चुके हैं। उसके साथ साथ बताया गया अभी भी हम लोग के पास लगभग जो 3 जहाज़ हैं वो कोयला लेकर निकल चुके हैं वहाँ से इंडिया की तरफ। ठीक है, इस इन्वेजन के बाद भी यहाँ पर हम देखा है कि कुछ कोयला आ रहा है, तो वो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के अंदर दी गई। नाउ ये तो हो गया करंट इशू। अब यहाँ पर इसको स्टैटिक्स से रिलेट कर लो, तो कोयले के बारे में पढ़ लो। आर्टिकल जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लस जीएस पेपर 3 के अंदर आपका एक टॉपिक है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ बात करते हैं कोयले की, तो कोयला यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक फॉसिल फ्यूल आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आयरन के लिए, स्टीम इंजन्स के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोयले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो कोयला है, कोयले से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं उसी को हम लोग थर्मल पावर बोलते हैं, ये आपको पता होगा। कोयले की माइनिंग वगैरह की जाती है, खुदाई करके हम लोग इस कोयले को निकालते हैं। जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं दुनिया में कोयले के, वो आपको चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और खुद भारत भी देखने को मिलता है। प्लस भारत के अंदर कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो देखने को मिलेगा झारखंड के अंदर। ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर कोयले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कोयले की, तो कोयले को 4 रैंक्स के अंदर यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है।
इसमें है एक एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा सब बिटुमिनस और चौथा आपको लिग्नाइट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अलग अलग आप कह सकते हो कि जो है क्लासिफिकेशन के अंदर आपको ये कोयला बटा हुआ नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो रैंकिंग है ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, इनके अमाउंट ऑफ कार्बन के ऊपर, मतलब कि इनमें चारों में से कौन सा बेहतर हो सकता है। बेहतर वही है जिसके अंदर कार्बन ज़्यादा है, ठीक है। तो कोयला जिसके अंदर कार्बन ज़्यादा होगा उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इसी को हम जलाएंगे वही एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन ज़्यादा वाला ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। क्लियर हुआ। बाकी कोयले को लेकर और अगर हम देखें चीज़ों को, तो जो कोल का यूज़ है वो आपको देखने को मिलेगा। जो सॉलिड कोल है यहाँ पर कोक है, कोक का हम इस्तेमाल करते हैं आयरन बनाने के लिए, मेटल्स बनाने के लिए। जो लिक्विड कोल है जिसको हम कोल तार बोलते हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स, परफ्यूम्स, डाइस बनाने के लिए। उसके बाद गैस यानी कोल गैस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी मैं आपको कोयले के इन क्लासिफिकेशंस के बारे में बता ही चुका हूँ। इंडिया के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के पास चौथा लार्जेस्ट, यहाँ पर इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स की कैटेगरी के अंदर आता है दुनिया भर में। हमारे पास भी बहुत सारे कोल के रिजर्व्स आज के टाइम पर देखने को मिल जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे देश का जितना भी कोयला है 70% कोयला इन्हीं 3 जगह पर आपको देखने को मिल जाता है। ये भी इन्फॉर्मेशन आप लोग इसको अपने पास रख सकते हो। तो ये कुछ आर्टिकल्स हुए हमारे समाप्त। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल और था यार, आर्टिकल क्या था, हाँ एक लास्ट आर्टिकल हमने ये भी छोड़ा था ना, मैंने आपसे बोला था अभी हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल ये है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बात की गई है हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, इनको बुलाया गया मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है हमारे अजीत डोभाल साहब, ये क्लोज कोऑपरेशन के लिए गए, मतलब कि यहाँ पर बातचीत करने के लिए एक डिस्कशन हुआ जहाँ पर ये बैठकर उन्होंने बातचीत करी है इंडिया के मैरीटाइम नेबर्स के साथ में, मतलब हमारे आसपास के जो देश हैं उनके साथ में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। और साथ साथ फोकस रखा गया है कि किस प्रकार से हम लोग अपने कोऑपरेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में कौन कौन है, इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स है और मॉरिशस है। तो इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर डिस्कशन किया। अजीत डोभाल साहब भी हैं यहाँ पर बीच में, आप देख पाओगे। तो इन्होंने डिस्कस किया किस चीज़ को लेकर कि हम लोग किस प्रकार से मैरीटाइम चैलेंजेस को कॉम्बैट कर सकते हैं, मतलब समुद्र वाले इलाके, क्योंकि ये सारे आपको देखने को मिलेगा जो कंट्रीज़ आपको इंडियन ओशन के पास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इन हम जो समुद्र वाला इलाका है उस एरिया में क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो उन चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जा सकता है उसको लेकर ये डिस्कशन किया गया। क्लियर हुआ। बहुत सिंपल सा आर्टिकल था, ज़्यादा इसमें डिटेलिंग वगैरह है नहीं। बाकी यहाँ पर श्रीलंका की और इंडिया की भी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, मैं इस एक और अपडेट यहाँ पर आपको दे देता हूँ। इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिसेंटली एक अभ्यास हुआ है स्लिनेक्स 2022, ठीक है। जो स्लिनेक्स 2022 है ये नवा एडिशन अब की बार यहाँ पर यह अभ्यास देखने को मिला है। इंडिया श्रीलंका का बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिनेक्स, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है स्लिनेक्स, SL श्रीलंका, IN इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज। तो ये नवा एडिशन था। ये कहाँ पे हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ। इससे पहले 8वां वाला जो एडिशन है वो कहाँ पे हुआ था, वो ट्रिंकोमाली पे हम लोगों ने देखा था श्रीलंका में, अक्टूबर 2020 में ये एडिशन हुआ था। बट 2022 वाला विशाखापट्टनम भारत में देखने को मिला है। नाउ ये जो एक्सरसाइज है इसको अभी 2 फेस में कंडक्ट किया गया। एक फेस यहाँ पर देखने को मिला है सी फेस और दूसरा है हार्बर फेस। बस फेस में ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाना, बस कल इतना ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर कौन कौन सा बेड़ा था, तो अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की नेवी की साइड से, जो इनका श्रीलंका नेवल शिप है सयूरला, ये यहाँ पर देखने को मिला था। इनका ये पेट्रोल वेसल है, दस्तक मारने वाला, यहाँ पर इनका एक जहाज़ आपको देखने को मिल जाता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडिया की साइड से आपको इंडियन नेवल शिप किट्स देखने को मिलेगा। ये एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है, मतलब एक ऐसा जहाज़ जिसके ऊपर काफ़ी सारे वेपन्स लगे पड़े हैं। प्लस और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमने देखे हैं इंडियन नेवी की साइड से, वो कौन कौन से थे। इंडियन नेवल शिप ज्योति देखने को मिला है, एक फ्लीट सपोर्टर टैंकर है। उसके बाद एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी था, सी किंग एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स, डॉर्नियर मैरीटाइम एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी देखने को मिला है। नाउ ये जो अभ्यास हुआ है इसका मेजर मकसद क्या है, इसका मेजर मकसद है कि कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन और ज़्यादा मजबूत हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। जब दोनों कंट्रीज़ की नेवीज़ आपस में या फिर मिलिट्रीज आर्मी जब आपस में यहाँ पर कोई अभ्यास कर रही हैं तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर रिलेशंस जो खासकर डिफेंस सेक्टर में है वो भी यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। बाकी आपने समझ लिया कि इंडिया और श्रीलंका स्लिनेक्स यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक अभ्यास देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग देखें इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ और अभ्यास भी होते हैं। एक्सरसाइज मित्र शक्ति होता है इन दोनों के मिलिट्री के बीच में, और उसके बाद दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होता है। जो दोस्ती वाली अभ्यास है ये किस किस के बीच में होता है, कोस्ट गार्ड इंडिया, उसके मतलब इंडिया हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इन तीनों के बीच में यहाँ पर एक अभ्यास देखने को मिलता है जिसका नाम दिया गया है दोस्ती।
ट्राई लिटल एक्सरसाइज। ओके, नाउ यहाँ पर इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होगा, क्योंकि हमारे पास एडिटोरियल नहीं है। एडिटोरियल नहीं है इसका मतलब क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज फ्राइडे वैसे भी है और दूसरा पेज पर आप देख पाओगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ है। और यहाँ पर आपको 3 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, तीनों इलेक्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है। कि यहाँ पर इलेक्शन में किस प्रकार से जीत आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ कहाँ से जीती, आपने पढ़ ही लिया है और यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो अगेन ये पूरा पेपर आपको नहीं पढ़ना है, प्लीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी मत जाना, ये आपके लिए यहाँ पर टाइम वेस्टेज होने वाला है बिल्कुल, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर डिटेलिंग आपको करनी नहीं है। बाकी अपना जो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि कॉलोनियल इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इनको किस तरह से देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तो ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। जो मेजर जनरल शाहनवाज खान है, कॉलोनल गुरबख्श सिंह ढिल्लों हैं, उसके बाद कर्नल प्रेम कुमार सहगल आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं इंडियन नेशनल आर्मी के और ट्रस्टेड कलीग्स भी माने जाते हैं नेताजी के। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।